नमस्कार दोस्तों, बीडीआरडी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं होप करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि बेस्ड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों, और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एटलीस्ट 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीए आईपीसीसी या सीए फाइनल में। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कवर करूंगा, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर करूंगा जो कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होते हैं। तो एंड दोज व्यूअर्स हु वांटेड टू व्यू दिस वीडियो इन इंग्लिश, they can click on the link which is mentioned in my description box. So आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो बेसिकली इस AS2 का ऑब्जेक्टिव ये है कि किस वैल्यू पे जो इन्वेंट्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल है सारी इन्वेंट्रीज पे, सिवाय कुछ को छोड़ के, जैसे कि कुछ इन्वेंट्रीज जो कि अराइज हुई हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे या सर्विस प्रोवाइडर्स में, या शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी आपका स्टॉक में कवर नहीं होगा, इन्वेंट्री में कवर नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स, इन्वेंट्रीज ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, ऑयल्स, ओर्स एंड गैसेस, ये भी आपका इन्वेंट्रीज में कवर नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्वेंट्रीज क्या हैं। सो इन्वेंट्रीज बेसिकली वो एसेट्स हैं जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, और ये वो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन के लिए, जिनको हम बाद में सेल करते हैं, जिनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिनिश गुड्स में, या कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कंज्यूम होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या। तो बेसिकली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सपोज एक पर्सन जो कि जिसका बिजनेस है कि वो गाड़ियाँ बेचता है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करता है, और सडनली वो किसी एक दिन कोई घर बेच देता है, देन हमें ये देखना होगा कि जो उसने घर बेचा है वो उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉल करता है या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरर है और कार डीलर है, तो इस केस में जो उसने घर बेचा है या घर सेल करा है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉल नहीं होगा। तो जो भी, तो सपोज अगर उस घर की सेल जो है वो पेंडिंग है, देन वो ये नहीं बोल सकता कि ये जो घर है वो मेरा इन्वेंट्री में काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। सिमिलरली एक कपड़ा बेचने वाला और एक कपड़ा मैन्युफैक्चर करने वाला, या हम कह सकते हैं इसके उल्टा अगर हम ले लें कि एक घर बनाने वाला और घर को बेचने वाला अगर कोई गाड़ी बेचना चाहता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये जो पेंडिंग सेल है कार की, वो उसकी और वो उसकी इन्वेंट्री का पार्ट होगी, क्योंकि जो गाड़ी है, जो मतलब गाड़ी है, जो पर्सन है उसका जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, वो है घर बनाना और घर बेचना, ना कि गाड़ी बनाना और गाड़ी बेचना। तो हमें ये देखना होगा कि वो पर्सन क्या सच में गाड़ी बनाता और बेचता है अपने रूटीन पर्पस में या डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में, या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो देन इन दैट केस हम ये मानेंगे कि वो कार, अगर उसकी सेल पेंडिंग है तो वो इन्वेंट्री का पार्ट फॉर्म नहीं होगी। तो बेसिकली इन्वेंट्रीज जो है वो तीन कंपोनेंट्स हम उसमें कवर कर लेते हैं। एक होता है फिनिश प्रोडक्ट्स, जो कि हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते हैं। WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि यूज जिसपे कि हम सर्टेन प्रोग्रेस प्रोडक्शन प्रोसेस लगा रहे होते हैं ताकि उसे हम कन्वर्ट कर सकें फिनिश गुड्स में, और रॉ मटेरियल्स जो कि यूज होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड, कैसे इन्वेंट्रीज जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे हो। देन इन दैट केस रॉ मटेरियल्स और वर्क इन प्रोग्रेस को आप वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे, और जो आपका फिनिश गुड्स है वो होगा आपका लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो हम रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कब मेजर करेंगे।
हम तब मेजर करेंगे जब हम हमें ये हमें ये ध्यान हो जाएगा कि जो कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू से एक्सीड हो गई है। ठीक है, तो इन दैट केस फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तक लिमिटेड हो जाएगा, और इस केस में जो रॉ मटेरियल्स है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर हो जाएंगे। जो आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रहेगा। तो जैसा कि आप इस स्लाइड को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है नेट रियलाइजेबल वैल्यू का। आप इस स्लाइड को का स्क्रीनशॉट लेके आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं अपने पास। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। नाउ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा और कुछ अदर कॉस्ट आ जाएंगी। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? परचेज प्राइस इंक्लूड हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूड हो जाएगा, फ्रेट इनवर्ड्स इंक्लूड हो जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस हो जाएगा, रिबेट्स लेस हो जाएंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक्स लेस हो जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या कहता है कि ये डायरेक्टली उन कॉस्ट को इंक्लूड करता है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ये एलोकेशन करता है फिक्स्ड और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। तो दो टाइप की ओवरहेड्स होते हैं दोस्तों, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो हो गए जो कि कॉन्स्टेंटली सेम रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी बढ़ जाए, ये फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो सेम ही रहेंगे। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो हम फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एलोकेट कैसे करेंगे? हम जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है उसको नॉर्मल कैपेसिटी में जो है वो एलोकेट कर देंगे। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्शन है जो हम एस्टिमेट कर रहे थे वो 1 लाख है, और जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो भी 1 लाख हुआ है। तो इस केस में हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, यहाँ जैसे हमने दिखाया हुआ है कि 18 लाख हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स है, तो 18 रुपीज पर यूनिट के बेसिस पे हम फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो मेजर कर लेंगे, और फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी हम इंक्लूड कर लेंगे। विपरीत इसके, सपोज अगर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, सपोज हम देखते हैं कि 1 लाख का हमने नॉर्मल प्रोडक्शन रखा था और 90,000 एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, तो इस केस में जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो तो चेंज होगा नहीं, और वो सिमिलरली 18 लाख ही रहेगा। तो इस केस में हमारा जो ओवरहेड रेट है, एक्चुअल ओवरहेड रेट है, वो 20 रुपीज हो जाएगा, जो कि 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 90,000 जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो अगर हम उस इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ₹20, देन इन्वेंट्री जो है वो ओवर वैल्यू हो जाएगी, और जो उसका लॉस है 1,80,000 का, वो इंक्लूड करना पड़ेगा हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में, विच लीड्स टू हायर ग्रॉस प्रॉफिट देन एक्चुअली अर्न, जो कि हमें अर्न भी नहीं हुआ है। तो इस केसेस में हमें क्या करना होगा? हमें जो अपना फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट जो इंक्लूड करना होगा वो इंक्लूड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी टू एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 90,000 और जो हमारा रेट है 18, उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी फिक्स्ड ओवरहेड की, और जितना भी अमाउंट बच जाएगा अनएलोकेटेड अमाउंट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे। सिमिलरली अगर इस अबव केस में हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 1,20,000 हो जाता है, तब हम फिक्स्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही केस रहेगा दोस्तों कि फिक्स्ड ओवरहेड तो आपका सेम ही है, वो आउटपुट के साथ कम होता नहीं है या चेंज नहीं होता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट तो 18 ही रहेगा और 18 लैक्स ही रहेगा। तो अगर हम ओवरहेड्स ऑन एक्चुअल बेसिस निकालते हैं तो यहाँ ओवरहेड का रेट जो है ₹15 हो जाएगा, दैट इज 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो अगर हम
₹18 जो कि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है, उसके बेसिस पे अगर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं तो हम उस केस में जो कॉस्ट एलिमेंट है वो ऐड कर रहे हैं जो कि इनकर ही नहीं हुआ है, जो एक्चुअली इनकर ही नहीं हुआ है। हम नोशनल कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऐड नहीं कर रहे। तो इस केसेस में जो हमारा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा वो हो जाएगा 21,60,000 का, दैट इज 18 रुपीज पर यूनिट इंटू 1,20,000। नाउ देयरफॉर हमें इस केस में जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो एक्चुअल बेसिस पे लेना पड़ेगा, जो कि होगा 18 लाख, जो हम निकालेंगे 1,20,000 इंटू 15, जो हमारा 15 आया वो आया है 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 लाख जो एक्चुअल प्रोडक्शन था। नाउ कुछ अदर कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती हैं इन्वेंट्री से। हम उन अदर कॉस्ट को जो है अपनी इन्वेंट्रीज का, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज का पार्ट बना लेते हैं। और कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक्सक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल्स, लेबर्स और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट रहेगी या नहीं रहेगी। तो जनरली जो है वो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो पार्ट नहीं होती है, जो इंटरेस्ट और अदर बोरोइंग कॉस्ट होती है वो पार्ट नहीं होती है इन्वेंट्रीज का। बट अगर वो इन्वेंट्री फॉल करती है AS16 की डेफिनेशन, AS16 के एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो कि है क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में, देन दैट बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट। तो यहाँ दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें कवर करने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 आइटम्स हैं, उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV दे रखी है, और उसके बेसिस पे हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखनी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट को, जैसा कि हमने पढ़ा था कि AS2 में, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसा हमने पढ़ा है कि AS2 में जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा वो वैल्यूड होगा ऑन हिस्टोरिकल, ऑन कॉस्ट, ऑन NRV विच एवर इज लोअर। तो इस केस में हम ये नहीं करेंगे कि हम इन तीनों आइटम्स का जो अमाउंट है उसे एग्रीगेट कर लेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी और NRV का भी, और देन उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा अमाउंट कम है और उसके बेसिस पे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो वैल्यू होगी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो 3 आइटम्स हैं उनको सेपरेटली देखना है, और उसमें जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड NRV जो भी कम होगा उसको हमने फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लेना है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 44-26 में से 26 कम हुआ 30 और 18, तो हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो रिटर्न डाउन हो जाएगा अप टू 74 लाख। तो जो क्लोजिंग, जो फिनिश गुड्स है वो हमें रिटर्न डाउन करना पड़ेगा अप टू NRV और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसमें हमें जो है रॉ मटेरियल्स और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। आप ये डेटा जो है देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आप 2 केसेस देख सकते हैं। एक में है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स Y इज ₹400 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड Y इज 300। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, पहले हमें रॉ मटेरियल X की जो कॉस्ट है वो निकालनी होगी और फिनिश गुड्स Y की जो कॉस्ट है वो निकालनी होगी, और उसके बेसिस पे हमें देखना होगा कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे जो है वो वैल्यू निकाल ली है इनकी, रॉ मटेरियल X की और फिनिश गुड्स Y की। कॉस्ट प्राइस में से हमने जो एक्साइज ड्यूटी है जिसका स्टैंडर्ड क्रेडिट हमें मिला है उसको माइनस कर लिया है, और उसमें फ्रेट इनवर्ड और अनलोडिंग चार्जेस जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो हमारा जो कॉस्ट हो गया है रॉ मटेरियल X का वो हो गया है 170 रुपये। सिमिलरली फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट हमने निकाल लिया है वो मटेरियल कंज्यूम में हमने डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड को ऐड कर लिया है, और उसके बेसिस में हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स निकल गया है। अब पहला केस कहता है कि जो NRV ऑफ द फिनिश्ड गुड्स है, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स है वो ₹400 है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस केस में जो NRV है वो फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स से ज़्यादा है।
तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा फिनिश गुड्स का, वो हम जैसा कि जानते हैं एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर इस बेसिस पे होगा। तो जो हमारा फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन होगा वो होगा ₹330 पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉस्ट पे कर रहे हैं, अगर आप फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहे हैं, देन यू हैव टू ऑल्सो मेजर द रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। सो इस केस में जो हमारा 170 अमाउंट निकल कर आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड में 170 जो अमाउंट हमारा निकल कर आया है, उस बेसिस पे ये कॉस्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। विपरीत इसके जब आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 300 है, यानी कि वो कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट से कम है, नाउ इन दिस केस फिनिश गुड्स पे तो वही रूल एप्लीकेबल होगा कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो फिनिश्ड गुड्स की जो कॉस्ट है वो रिटर्न डाउन हो जाएगी टू द एक्सटेंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज 300, पर जो रॉ मटेरियल है वो इस बार कॉस्ट पे वैल्यू ना होके रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे कैलकुलेशन करी हुई है और हमने टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाला हुआ है। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप इसका सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अब कुछ कॉस्ट फॉर्मूलाज हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि जो थ्योरी पर्पस से ये स्टैंडर्ड जो हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल पर्पस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फॉर्मूलाज का क्वेश्चन नहीं आता है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो सके इन तीनों फॉर्मूलाज को लेके। तो 3 तरह के मेथड्स हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, फीफो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट है। फीफो हो गया जिसमें हम उस क्वांटिटी को फर्स्ट इशू करते हैं जो कि हमें पहले रिसीव हुई होती है। वेटेड एवरेज में हम सबका वेटेड एवरेज करते हैं और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में हम उस क्वांटिटी को वैल्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो कि हमें दिखाने होते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर दिस इज। तो सबसे पहले तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट हुई है फॉर मेजरिंग इन्वेंट्रीज और ऑल्सो कॉस्ट फॉर्मूला जो कि यूज हुआ है फॉर मेजरिंग इन्वेंट्रीज वो हमें दिखाना होता है, प्लस टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज दिखाना होता है और क्लासिफिकेशन दिखाना होता है उसके साथ साथ। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज हैं जो कि हमें दिखाने होते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश प्रोडक्ट्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज पार्ट्स, लूज टूल्स एंड अदर्स। सो थैंक यू गाइस, ये एस यहीं पे समाप्त होता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस एस से रिलेटेड या फिर किसी और एस से रिलेटेड, आप अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे पोस्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।